हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट क्लास हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने आइस की स्ट्रक्चर देख ली थी कि आइस में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हम लोगों ने इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कर लिया था, चीज़ों को कंपेयर कर लिया था कि कैसे वो एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। चलिए आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और अपना अगला एप्लीकेशन। नंबरिंग आप देख लेना, मैं 3rd नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं शायद। तो दिस इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आप देखें ये चीज आपने कई बार सुनी हुई होगी कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, सो डेंसिटी ऑफ वाटर, density of water is maximum at 4 degree Celsius and decreases on both sides of this temperature. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, और इसके दोनों तरफ क्या होती है, मतलब अगर आप टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे करोगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगी, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करोगे तो भी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस चीज को हम एक ग्राफ से भी एक्सप्लेन करते हैं लाइक दिस। इधर डेंसिटी है वाटर की और इधर टेम्परेचर है, तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ये जो टेम्परेचर है ये आपका कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर होंगे तो आप किसके स्ट्रक्चर में होंगे, आइस के स्ट्रक्चर में होंगे। ठीक, सो व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस, देन इस केस में क्या होता है, लेट्स से आप जानते हो कि एट 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगी, आइस होगी। ठीक है, तो जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन आइस will break, as a result of which the space between molecules will decrease as it converts into liquid. टिल 4 डिग्री सेल्सियस। देखो समझना बात को, हमने देखा था कि आइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आइस के स्ट्रक्चर में वाटर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है। करेक्ट, लाइक दिस। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ब्रेक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होकर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आपस में पास में आना शुरू करते हैं, नई तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होना शुरू हो जाती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है कि यहां पर तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, लेकिन यहां पर वो स्पेस क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। कहां तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए जब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अब अगर आप अबव 4 डिग्री चले जाते हो, अबव 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो अबव 4 डिग्री सेल्सियस द थर्मल मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स increases, as a result of which the tendency to form hydrogen bond decreases and thus density decreases.
ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिर आप जाओगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, और अगर एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे तो आप भी समझते हो कि क्या होगा वहाँ पर, हाँ वहाँ पर बॉन्डिंग वीक होगी, मॉलिक्यूल्स फिर से दूर जाएंगे, हटेंगे, तो डेंसिटी वापस से क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए ध्यान रखना वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है और ये वैल्यू हम 1 ग्राम पर ml लेकर चलते हैं, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस के दोनों तरफ क्या होती है, वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये भी, इस चीज को भी आप सिर्फ किससे एक्सप्लेन कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही एक्सप्लेन कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम HF की स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, HF की स्ट्रक्चर को। तो आओ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ HF। तो ये अपना 4th पॉइंट हो गया है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ HF। तो देखो HF जो है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it exists as a polymer, ये exist इन लिख लेना, इन polymeric structure, ठीक है। HF N टाइप का ये मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर आपका HF सॉलिड या लिक्विड में, ध्यान देना सॉलिड है या फिर लिक्विड है, ठीक है, तो उस केस में तो HF पॉलीमर बनेगा। अब ध्यान देना HF पॉलीमर की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो ये आपके पास एक F एटम है, ठीक है, तो ये HF मॉलिक्यूल हो गया आपका, यहाँ H है। अब क्या होगा, यहाँ दूसरा F आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन को बिठा रहा हूँ, ठीक है। ये F मॉलिक्यूल है, F एटम है, और ये भी एक F एटम है, ठीक। तो अब ये F एटम दूसरे HF मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, ऐसे ये F दूसरे HF मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। फिर देखें, अब ये पूरा बॉन्ड बन गया तो ये अगले से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, देखें डैश से, लाइक दिस। फिर ये अगले के साथ F कनेक्ट करेगा, फिर क्या होगा, ये पूरा बॉन्ड बन गया ना, तो अगले के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर चलती रहेगी। समझ पा रहे हैं? तो आपको ये जिगजैग चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। कैसी मिलेगी, जिगजैग चेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में ये एक्सटेंड होती रहेगी, लेकिन अगर आप गैस फॉर्म में बात करें, इन गैस फॉर्म, ठीक है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में तो ये HFN होगा, लेकिन इन गैस क्या होगा, HF की वैल्यू, N है ना, N उसके लिए लेस देन 6 के बराबर होगी। तो मैक्स टू मैक्स 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एसोसिएट होकर जिगजैग चेन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट हाँ, सॉलिड फॉर्म में तो ये इसी स्ट्रक्चर में होगा। इसके ना कई बार आपको एक अलग से स्ट्रक्चर बना के और देता है, हो सकता है आप उससे कंफ्यूज हो जाएं। देखो जैसे एक और स्ट्रक्चर अगर मैं इसकी बनाऊं तो कुछ ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, लाइक दिस FH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कंप्लीट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कंप्लीट बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकती? अरेंजमेंट तो वैसे ही जिगजैग चेन वाला है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो दोनों फ्लोरीन एटम है जिनके पास अभी भी 3-3 लोन पेयर होंगे, इनके बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट रिपल्शन बिटवीन दीज 2 फ्लोरीन एटम्स। है, और इस रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो होगा ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए ध्यान दें, HF की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये वाली स्ट्रक्चर होगी। समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो ये ध्यान रहे। एक और एप्लीकेशन है जो किसका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। स्ट्रक्चर ऑफ HF मॉलिक्यूल को आप इसी से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब चलो स्ट्रक्चर की बात चल रही तो एक और स्ट्रक्चर सिखाता हूं मैं आपको। देखें यहाँ पे, पता नहीं क्यों मना कर दी चीज चलने से। खैर चलिए, देखिए 5th, बोरिक एसिड का नाम तो आप सुन ही चुके हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड,
तो अगर हम बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें तो देखो बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे कैसे बताएंगे आप ध्यान रखना। इसकी जो होती है ना लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये लेयर्स बनती हैं वो किसकी वजह से बनती हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान से देखें कैसी बनती है इसकी स्ट्रक्चर। ये तो आप सभी जानते हैं कि बोरिक एसिड इज BOH होल थ्राइस, यहां पर बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी ट्राइगोनल प्लेनर हम इसके स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही आपके पास ये यूनिट होती है। ध्यान से देखना, अभी ऑक्सीजन, ये एक और ऑक्सीजन, और ये इधर एक और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये वाला जो देखो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये इसका हाइड्रोजन तो इधर, काम करो अभी तो इसके हाइड्रोजन को यहीं पे रख लो, ठीक है, अगले वाले को देख लेंगे। तो इस तरह से अरेंज हो गया। अब ऐसा ही एक और बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो उसका ये ऑक्सीजन, उसका ये ऑक्सीजन। अब इनके हाइड्रोजन तो क्या होंगे, आगे काम में चले जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही ये अगला किसी और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहां पर आप देखो एक दो, और तीसरा इसका यहां पर फ्री होगा ये ऑक्सीजन। इसी तरह ये अगले, तो इस तरह से आपके पास क्या होगी, इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनना शुरू होगी। क्या स्ट्रक्चर बनना शुरू होगी? ऐसी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनना शुरू होगी, ठीक है। और ये जो लेयर्स हैं, ये दो लेयर, जैसे ग्रेफाइट में होता है ना, जैसे ऐसे यहाँ पर लेयर्स बन रही हैं, तो ये लेयर्स क्या होती हैं, जो भी आपके पास दो लेयर्स होंगी वो क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड से एक दूसरे से बॉन्डेड, सॉरी वेंडरवॉल फोर्स से क्या होगा, एक दूसरे को होल्ड करके रखेगी, ठीक है। जैसे एक लेयर बनी, ऐसी दूसरी लेयर बनेगी, और ये जो दो लेयर्स होंगी ये एक दूसरे से कौन से फोर्स से बॉन्डेड होगी, वेंडरवॉल फोर्स से। तो अभी ध्यान रखें, बोरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी तरह की लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे ग्रेफाइट में बनती थी, बस वहां पर कार्बन कार्बन होते थे, यहाँ पर आपके पास एटम्स अलग हैं और रिंग थोड़ी बड़ी है, समझ गए। तो ये भी ध्यान रखें, HF की स्ट्रक्चर जिगजैग चेन लाइक होती है, BOH होल थ्राइस यानी बोरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की लेयर्ड स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म होती है। तो कई कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पर आप कमेंट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर। आई बात समझ में। चलिए इसी के साथ देखें हम चलते हैं आगे। हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो देखें सिक्स्थ एप्लीकेशन है अपना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड। ये दोनों एसिड्स एक्चुअली एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके अंदर। देखें ये होता है आपके पास मैलेइक एसिड, जिसमें दो कार्बन के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड होता है, और जो दो COOH ग्रुप होते हैं वो सेम साइड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, ये है ना सिस फॉर्म में इसका। इस तरह इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा उसे हम लोग फ्यूमेरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और ये जब दोनों अपोजिट साइड आ जाएंगे तो हम इसका ट्रांसफॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में एक एसिड ग्रुप है OH, यहाँ पे COH, तो दोनों ही H+ दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये दो H+ दे सकते हैं इसलिए दो स्टेप्स में हम बात करते हैं। तो जब ये अपना पहला H+ देगा, ध्यान से देखना, जब ये अपना पहला H+ देता है तो इसे हम बोलते हैं Ka1। ऐसे ये भी अपना पहला H+ देगा तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka1 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से H+ हटाने के बाद आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको देखते हैं। देखो C डबल बॉन्ड O और इधर बनेगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक H हटाने के बाद यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये आपका वही C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में क्या होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी यहाँ पर देखो,
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप ना ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये जो मैं कर रहा हूँ काम, इससे ये आपका एसिड है ना, ये एसिड है, तो एक एसिड से एक H+ हटाने के बाद जो स्पीसी बनती है उसे हम उसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन उतनी ज़्यादा क्या आती है? फॉरवर्ड आती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें यहां पर क्या हो रहा है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, दिस कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबिलाइज्ड। द कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबिलाइज्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, लेकिन यहां तो ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, तो यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो रिलेटिवली लेस स्टेबल। तो अगर ये कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा आएगी, और इसीलिए Ka1 जो है वो Ka, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, सॉरी, ऐसे लिख लो, या तो ऐसे यहां दिखा दो, या फिर यहां पर आप सिंपली लैंग्वेज फॉर्म लिख दो कि सो Ka1 ऑफ मैलेइक एसिड इज हायर देन विच फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो जो मैलेइक एसिड का Ka1 है वो फ्यूमेरिक एसिड के Ka1 से क्या होता है? ज्यादा। तो हम दोनों के फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट को कंपेयर करें तो वो किसका ज्यादा होगा? वो ज्यादा होगा मैलेइक एसिड का एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से और चलते हैं आगे। जब ये अपना अगला H+ देने जाएगा, अगला H+, उसे हम बोलते हैं Ka2, और एग्जैक्टली इसी तरह ये भी अपना अगला H+ देने जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Ka2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Ka2 बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम अगले H की बात करें तो बताओ क्या ये इस H को देना चाहेगा? क्यों? हाँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, भाई ये तो इन्वॉल्व हो चुका है ना, अब इसको कहाँ डोनेट करेगा? लेकिन देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये अपने इस H को आसानी से डोनेट कर सकता है, और इस H को देने के बाद इसके पास क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। जबकि यहाँ से अगर आप इस H को निकालो तो ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा होगी, इसकी टेंडेंसी बहुत कम है, और फिर भी H+ अगर निकाल दिया तो देखो आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट रिपल्शन होगा। सो ये आपके पास लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। ये कैसा है? रिलेटिवली मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि जो दो नेगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ठीक, वैसे यहां पर आप मेन रीजन ये लिख सकते हो कि एज द हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व्ड, एज द हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व्ड इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, सो द टेंडेंसी to donate this hydrogen will be less। इसीलिए अब आप बोल सकते हो सो, यहां लिखते हैं, चलो क्या लिखेंगे? सो Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड विल बी हायर। समझ पा रहे हैं? तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर हम इन दोनों एसिड्स की स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं, और ये थे आपके एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी में बता सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं, विस्कोसिटी कंपेयर कर सकते हैं, और उनके अलावा ये कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसे तो कोई केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नहीं, बट हाँ इनऑर्गेनिक में बहुत काम में आता है, इसलिए हम इसको यहीं सीख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ड्राइंग फॉर ऑक्सी एसिड्स। तो हम यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखें इसको। ऑक्सी एसिड्स एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग। चलिए तो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, कई बार इनको ऑक्सो एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड्स बोलना ज़्यादा बेटर होता है, बट जनरल नाम होता है ऑक्सी एसिड, ऑक्सीडेट हम दोनों यूज़ कर लेते हैं। नाम से पता लग रहा है यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो जब एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जैसे एक तो आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन एसिड्स हो, जैसे HCl हो गया, है ना, HBr हो गया, ये सब आपके हाइड्रोजन वाले एसिड होते हैं, इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरे जो होते हैं जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और हाइड्रोजन यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगी, ऑक्सीजन से कनेक्ट होगी, तो इन्हें हम लोग ऑक्सो एसिड्स के नाम से जानते हैं। पहले मैं आपके पास अगर आपसे बोलूँ हाइड्रा एसिड सिर्फ, ठीक है ना, आप हाइड्रा एसिड्स भी बोल सकते हो, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड to a more electronegative atom, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HF हो गया, आपके पास HCl हो गया, ठीक है, HBr हो गया, H2S हो गया, ठीक है। ऐसे आपके पास होता है N3H, मतलब जानते हैं उसको हम हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, बट एक्चुअली इनकी नेमिंग का तरीका अलग होता है। इनकी नेमिंग का जो नया मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो प्रीफिक्स एंड एक सफिक्स इज यूज्ड। तो ये समझें, HF है तो इस कन्वेंशन है, अब नया कन्वेंशन है, पहले तो बोल दिया करते थे, बट अब अगर हम HF का नाम लिखना चाहें तो देखो हम HF का नाम क्या लिखेंगे, हाइड्रो तो लगाएंगे प्रीफिक्स, तो हम लिखेंगे इसे हाइड्रो फ्लोरिक एसिड। ऐसे देखो अगर आप HCl का नाम लिखना चाहते हो तो इसे आप लोग क्या लिखोगे, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ऐसे HBr को लिखोगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HA को हाइड्रो आयोडिक एसिड। चलते फिरते हम HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। एक्चुअली HCl जब गैस फॉर्म में होता है तो उसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलते हैं। एक्वस सोल्यूशन में ये एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा तो पानी में डिसॉल्व करने पर जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें, शायद आप में से कई लोगों को चीज़ पता नहीं हो। जैसे N3H है, N3H को हम लोग क्या नाम दे देंगे, हाइड्राजोइक एसिड। तो इसलिए हम इसे हाइड्राजोइक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसीलिए कई बार आप HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये नेमिंग का कन्वेंशन है, ठीक। उनके लिए जो आपके हाइड्रा एसिड्स हैं। फिर उसके बाद आप पास आते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स में क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, H2CO3 हो गया, आपके पास H2SO4 हो गया, और ये तो देखो इनके स्ट्रक्चर तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। H3PO4 हो गया, जिसकी स्ट्रक्चर भी शायद मैंने आपको बनाना सिखाया था बीच में, अभी देखेंगे दोबारा, वही तो टॉपिक ही पूरा अपना वही है, यही सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो इनके स्ट्रक्चर्स बनाए उससे पहले हम इनकी नेमिंग सीखते हैं। नेमिंग में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर जो ऑक्सो एसिड्स होती हैं उनकी दो सीरीज चलती हैं। क्या चलती है, दो सीरीज होती हैं, वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो लेट्स से आपके पास किसी भी एलिमेंट का एक ऑक्सो एसिड है, ठीक है। अब इस ऑक्सो एसिड की आपको नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। यहां सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, यहां कौन है, कार्बन है, यहां कौन है, फास्फोरस है। तो अगर सेंट्रल एटम अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम उसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है इक।
एक सफिक्स इज यूज्ड। और अगर आपका जो ऑक्सी एसिड के सेंट्रल एटम है वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में हम सफिक्स जो यूज करते हैं, हाँ याद है ना आपको जो बचपन में पढ़ा है, ओ यू एस, अस सफिक्स हम लोग यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ऑक्सी एसिड हायर ऑक्सीजन स्टेट में है तो हम एक सफिक्स यूज करते हैं, और वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, अस सफिक्स यूज करते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखें, बहुत सारे एसिड्स जिनकी आप नेमिंग कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले लेते हैं H2SO3 एंड H2SO4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको अच्छे से आनी चाहिए, हम लोग सीखी हुई है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, तो 3 × -2 इज -6। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4 और यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, हाइड्रोजन का +1, तो देखो 2 प्लस सल्फर का x मान लो -6 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज 0। यहाँ से x के लिए निकाल लो +4 आएगी। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ड्राइंग के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना ज़रूरी है। आपको मैं नहीं आती है तो सिंपल इतना रखना, यहाँ इतना ही काम में आएगा। ऑक्सीजन के लिए चार्ज -2 लेकर चलेंगे, हाइड्रोजन के लिए आप +1 लेकर चलोगे, और पूरे मॉलिक्यूल के चार्ज को ऐड कर दो, ऐड करके 0 कर दो, या अगर उस पर खुद पे कोई चार्ज है तो उस चार्ज के इक्वल कर दो। जैसे यहाँ निकालना है तो देखो 2 + x -8, x के लिए +6 आ। समझ गए ना? चलिए अब देखो, यहाँ सल्फर लोअर स्टेट में है तो इसको हम नाम देंगे सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। और बताओ इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। कर सकते हैं ना? और ऐसे ही करना हो। जैसे देखो, आपके पास एक तो है HNO2 और एक आपके पास है HNO3। तो HNO2 में नाइट्रोजन निकालो +3 स्टेट में है, और HNO3 में निकालो नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है, +5। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, नाइट्रस एसिड। क्या बोलेंगे, नाइट्रस। और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, नाइट्रिक। अब देखो, ये रटने वटने की बातें नहीं है, समझने की बात है कि हम इस तरह से नेमिंग करते हैं। दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सीख सकते हैं, आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये तो हुई पहली बात कि जब आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो आप उसी के हिसाब से उसकी क्या करोगे, नेमिंग करोगे। ये तब है जब आपके पास सिर्फ 2 ऑक्सी एसिड्स हो, मतलब जैसे जो नॉर्मल 2 ऑक्सी एसिड्स एग्जिस्ट करें। एग्जिस्ट तो इससे ज़्यादा भी करते हैं, ठीक है, पर एक्चुअली क्या हम इनके एनायन से देखते हैं, इनकी नेमिंग इनके एनायन से चलती है। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा टाइप के ऑक्सी एसिड्स प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, 2 से ज़्यादा, सो इफ मोर देन 2 टाइप्स आर अवेलेबल और आर पॉसिबल, तो देखो फिर यहां पर थोड़ी सी कहानी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसमें ध्यान देना आप, इसमें क्या होता है, 4 स्टेट बन सकती है हमारे पास। एक तो हो सकती है उस एलिमेंट की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होगी उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और उसके बाद इसकी क्या होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक क्या होगी उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब समझना आप ध्यान से, लोअर में है तो वही हम अस सफिक्स यूज करेंगे, हायर में है तो हम लोग एक यूज करेंगे, लेकिन जब हाईएस्ट में होता है तो हम इसमें पर प्रीफिक्स यूज करते हैं, पर प्रीफिक्स और एक सफिक्स। और अगर लोवेस्ट में है तो आप यहां पर हाइपो क्या यूज करते हो, प्रीफिक्स, और अस क्या यूज करोगे, सफिक्स। तो ये आपके पास तरीका होता है जब आपका जो ऑक्सी एसिड है वो ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं देखें आगे। जैसे मैं आपसे बात करूँ फॉस्फोरस की, ठीक है, तो आपने देखा है फॉस्फोरस के 3 एसिड्स होते हैं, 3 एसिड सीरीज होती है। एक होती है H3PO2, एक होती है H3PO3, और एक होती है H3PO4, ठीक है। पहले नेमिंग करना सीखते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, फॉस्फोरस कौन सी स्टेट में आएगा, +1, यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा +5। तो 3 और 5 फॉस्फोरस की जनरल ऑक्सीजन स्टेट है, एक लोअर है और एक हायर है, अभी देखा भी हमने। तो ये लोअर स्टेट है तो इसका नाम तो क्या होगा, फॉस्फोरस एसिड। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड।
क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। हाँ, अब देखो ये लोवेस्ट पे आ गया ना, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जैसे आपने अभी भी देखा HNO3 सॉरी HNO2, एक आपने देखा HNO3, ऐसे आपके पास एक और होता है H2N2O2। यहाँ आप नाइट्रोजन निकालो +1 में आएगा, यहाँ निकालो +3 में आएगा, यहाँ निकालो +1। अभी आप नाम लिखा था, तो इसका नाम तो क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड। और इसका नाम क्या बन जाएगा, हाइपोनाइट्रस एसिड। ऐसे देखें क्लोरीन, क्लोरीन वालों को अगर आप देखें तो क्लोरीन के भी 4 एसिड पॉसिबल हैं। एक होता है HClO4, एक होता है आपके पास HClO3, एक होता है HClO2 और एक होता है HClO। ठीक है, ये आपके हेलोजन एसिड्स होते हैं। तो अगर आप हेलोजन एसिड्स को देखें तो HClO4 का नाम होता है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ऐसे ही HClO3, अब देखो मैंने सीधा लिख दिया नाम, सॉरी। तो ये तो आप जानते हैं, देखो +3 +5 और +1, ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट है। ये कौन सी स्टेट है, ये लोअर स्टेट है। ठीक है, तो अगर ये लोअर है और ये हायर है, तो इसके नाम क्या लगेगा, एक तो ये बन गया क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरस एसिड। ये हाँ, ये लोवेस्ट में आएगा ना, तो इसका नाम बनेगा हाइपोक्लोरिक, सॉरी हाइपोक्लोरस। और एग्जैक्टली इसी तरह ये क्या बन जाएगा, आपका परक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले आपको नेमिंग आनी चाहिए। कुछ लोग स्ट्रक्चर के पीछे भागते हैं, ओ भाई नाम तो पता कर लो, नाम लिखना आएगा तभी तो आप स्ट्रक्चर लिख पाओगे। आ रही ना बात समझ में? चलिए फटाफट से कॉपी करें, फिर अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं। चलिए तो अब सीखते हैं, देखिए कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बहुत सिंपल सिंपल रूल्स है। पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने चले उससे पहले एक और छोटी चीज़ आपको सीखनी है। ठीक, तो आप देखें, अब आपने एसिड्स की नेमिंग सीख ली है। इन नेमिंग से अब आप एसिड्स के अलग अलग डेरिवेटिव्स बना सकते हो, मतलब उनसे और डिराइव कर सकते हो एसिड्स की फॉर्म को। तो ध्यान दें, छोटी सी टेबल टाइप हम ये बना रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद पेरेंटिक एसिड, मतलब जो आपका एक फॉर्म वाला एसिड है उसे आप बोल सकते हो पेरेंट। इसलिए बोले कि इससे हम बाकी को बनाएंगे। जैसे मान लो आपके पास H3PO4 हो गया, तो वो पेरेंटिक एसिड है। अब आप देखो, अगर आप पेरेंटिक एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल दो, ऐसा बोल सकते हो आप, या फिर आप ऐसा बोल दो कि आपके पास एक अस फॉर्म है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी अस फॉर्म मिल जाएगी, नहीं अस एसिड बोल सकता हूं मैं उसको। तो ये इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, मतलब आपने एक एसिड से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया तो आपको अस एसिड मिल जाएगा, या अस एसिड में आपने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो आपको उसका एक फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये आपके पास जो एक एसिड था, इस पेरेंटिक एसिड से ध्यान देना, अगर आप एक H2O गायब कर दो, एक H2 इसमें से हटा दो, तो आपको इसका मेटा एसिड मिलता है। क्या मिलता है, मेटा एक एसिड। लेकिन ध्यान रखना, मेटा सिर्फ उनके लिए पॉसिबल है ना, मेटा के लिए, फॉर एन इक एसिड, फॉर एन इक एसिड टू फॉर्म मेटा एसिड, it should have at least 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर एसिड के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे तभी उसका क्या बन सकता है, मेटाफॉर्म बन सकता है, वरना उसका मेटाफॉर्म पॉसिबल, जैसे H2SO4 का मेटाफॉर्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होते हैं, जबकि H3PO4 का मेटाफॉर्म पॉसिबल है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं। एक और छोटी चीज जो आप ध्यान रख पाए, इंपॉर्टेंट है कि the acids which form metaform या meta acid are often named with ortho prefix,
तो कई बार जो एसिड्स मेटा फॉर्म बनाते हैं उनके नाम के आगे ऑर्थो प्रीफिक्स भी हम लोग लगा देते हैं। ऐसे ही देखें, ये जो आपका पेरेंटिक एसिड है, अगर आपने पेरेंटिक एसिड में एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन, तो आपको उस एसिड का पर फॉर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पर फॉर्म, यानी आपको मिल जाएगा पर एक एसिड। ठीक, इसी तरह अगर आपने पेरेंटिक एसिड में आपने क्या किया, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, तो N2 किया और उसमें से एक H2O मॉलिक्यूल हटा दिया, तो आपको इस एसिड की पायरो फॉर्म मिलती है, यानी आपको पायरोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? पायरोइक एसिड आपको मिल जाएगा। और अगर आपने इस पायरो फॉर्म में एक और ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो आपको इसका डाई परऑक्सी, या तो डाई लिख लो, डाई परऑक्सी एसिड मिल जाएगा। ठीक है, परऑक्सी डाई बोलते हैं, है ना, तो डाई फॉर्म मिल जाएगा। पर ऑक्सी डाई भी लिख सकते हो, या फिर डाई फॉर्म भी बोल सकते हो। तो बेसिकली पर ऑक्सी, यहाँ पर एक परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, तो हम इसे परऑक्सी डाई फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह से आप इन एसिड्स की क्या करते हो, नेमिंग करते हो। सेम चीज यहाँ है, N2 H2 करोगे, उसका पायरो फॉर्म मिलेगा, और 3 हाइड्रोजन है तो पॉसिबल है कि उसका आपको मेटा भी मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन एसिड्स की स्ट्रक्चर ड्राइंग कर सकते हैं। आप इन एसिड्स के लिए स्ट्रक्चर ड्राइंग तो बाद में, सॉरी, इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो पेरेंटिक एसिड है, उसके बाद आप नेमिंग कर सकते हैं। चलिए, जब हम स्ट्रक्चर ड्राइंग करने चलेंगे, स्ट्रक्चर ड्राइंग, तो हमारे पास दो तरह के एसिड्स हो सकते हैं। एक मोनोसेंट्रिक, मतलब जिनके अंदर एक सेंट्रल एटम हो, और एक आप कह सकते हैं डाइसेंट्रिक, जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम्स हो। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे और देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर या टिप्स टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जनरल टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करो तो आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कुछ एक इनके अंदर एक्सेप्शन आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, अगर हम बात करें फॉस्फोरस एसिड्स की, तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस will have 1 p डबल बॉन्ड O लिंकेज। तो अगर आपके पास, ये रटने की जरूरत नहीं है, वैसे हम वैसे भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बनाऊंगा जो भी बता दूंगा। एक काम करते हैं, इसको हटाई देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल एक चीज देखो, बाहर में आने दो इसको। ठीक है, कोई रूल थोड़ी है। ठीक है, आप समझ जाओगे। आप तो ध्यान दें कि अगर आपके पास इफ द एसिड कंटेन्स only one central atom and its calculated oxidation state is greater than its maximum oxidation state, then it will have a peroxy linkage. It will have a peroxy linkage. पेरोक्सी लिंकेज कौन सा होता है? इसमें दो ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो आप ध्यान से देखें, अगर आपके पास सिंगल सेंट्रल एटम वाला एसिड है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है, किससे आ रही है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है, तो उसमें एक पेरोक्सी लिंकेज होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं H2SO5, आप सभी जानते हो सल्फर की मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट क्या होगी? +6। उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम सीख चुके हैं। तो यहां आप निकालो 10-2, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पर +8 आ रहा है, जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है। तो ये पक्का है कि सिंगल सेंट्रल एटम है ना, इसलिए यहां पर क्या होगा? एक पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो यहां पर सल्फर ऑक्सीजन, समझ पा रहे हैं? ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये भी हम आगे और बनाना सीख लेंगे, चिंता ना करें। सल्फर की 6 वैलेंसी देखो यहाँ पे कंप्लीट है, और इस तरह से आपके पास कंपाउंड बनेगा H2SO5। तो अभी ध्यान रखें, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है तो आपके पास पेरोक्सी लिंकेज होगा। कब? जब सिंगल सेंट्रल एटम हो। लेकिन अगर सिंगल की जगह अगर आपके पास पॉलीसेंट्रिक एटम है, ठीक, सो इफ द एसिड कंटेन्स 2 सेंट्रल एटम्स,
2 सेंट्रल एटम्स। तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, अब आपको अलग अलग केस बनाने हैं। देखें, फर्स्ट इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, देन उसमें x लिंकेज होगा। x मतलब सेंट्रल एटम, ठीक है, x यहां पर कौन है, आपका सेंट्रल एटम। तो 2 सेंट्रल एटम है, तो फिर उस केस में दोनों सेंट्रल एटम क्या होंगे, डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होंगे। केस नंबर टू क्या है कि अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल हो मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो उस केस में XOX लिंकेज प्रेजेंट होगा। और अगर थर्ड केस दिख रहा है आपको कि अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आपके पास XOOX लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप एक एसिड का सिर्फ फॉर्मूला देखकर भी ये बता सकते हो कि उसमें किस तरह का लिंकेज प्रेजेंट होगा। अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, अभी हम सारे एग्जांपल देखने वाले हैं जब हम एसिड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करेंगे। बट आप ये बेसिक सी बात समझ लें कि अगर आपके पास ऐसा एसिड इसमें 2 सेंट्रल एटम है, तो उस केस में आपको एक कंसेप्ट लगाना पड़ सकता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अगर वो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट से कम है तो उसमें दोनों सेंट्रल एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, इक्वल है तो बीच में एक ऑक्सीजन होगा, और ज्यादा है तो फिर वहां पर परऑक्सी लिंकेज होगा बिटवीन दोस 2 सेंट्रल एटम्स। सही है? तो बहनों और भाइयों, तैयार है हम लोग ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के साथ। चलिए, तो फास्फोरस मैंने आपको बताया, फास्फोरस का जो एक एसिड होता है वो होता है, कौन होता है, वो होता है फास्फोरिक एसिड। कौन होता है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड हो गया H3PO4। ध्यान दें, अगर आप फास्फोरस के किसी भी एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना, आप ये ध्यान रखना, फास्फोरस के किसी भी एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसमें एक फास्फोरस को डबल बॉन्ड O से जोड़ देना। क्या कर देना? एक फास्फोरस को डबल बॉन्ड O से जोड़ दो। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। फिर आप देखो कि अब बचे हुए फॉर्मूले से आप कितने OH के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। क्या? कितने OH के कॉम्बिनेशन। तो देखो, एक ऑक्सीजन हटाने के बाद 3 O और 3 H बचे, तो मैं यहां पर 3 OH बना सकता हूं। एक OH, ये दूसरा OH और ये तीसरा OH। इस तरह से ये एसिड जो है ये आपका 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, और ये एक ट्राई बेसिक या ट्राई प्रोटिक एसिड होता है। इसकी बेसिसिटी 3 होती है। एक एसिड जितने हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर, सिंपल है। फास्फोरस का एसिड बनाना है, P डबल बॉन्ड लगा दो सबसे पहले। उसके बाद देखो कितने OH के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इनको आप इतनी बार यूज कर लोगे, स्ट्रक्चर तो वैसे ही याद होती जाएंगे आपको, बट फिर भी ड्रॉ करने का तरीका ये है। अब जैसे मैंने आपको सिखाया, इस एक फॉर्म में से आप एक ऑक्सीजन को कम कर दो। एक ऑक्सीजन कम करते आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H3PO3, जिसे हम लोग फास्फोरस एसिड बोलेंगे। क्या बोल देंगे? फास्फोरस एसिड, ठीक है। अब अगर आप फास्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर बनाते हो तो सेम फंडा फॉलो करो, P डबल बॉन्ड O बना दो सबसे पहले। तो थोड़ा जगह देते इसको, है ना। तो P डबल बॉन्ड O। इसके बाद देखो 2 ही O बचे, तो आप सिर्फ 2 ही OH बना सकते हो। तो एक H को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, इसे हम बोल देंगे फास्फोरस एसिड। ये जो अस फॉर्म है, इससे अगर आप एक और ऑक्सीजन गायब कर दो तो आपको मिलेगा H3PO2। इसे हम बोलेंगे, हाँ ये और कम चला गया ना एक, तो इसे हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोल देते हैं। तो अगर पॉसिबल है और इसमें से आप एक ऑक्सीजन और कम कर रहे हो तो आपके पास उसका हाइपो फॉर्म बन जाएगा। तो उसको आप यहाँ पर भी ऐड कर देना। अस एसिड में से एक ऑक्सीजन और कम कर दो तो आपको उसका हाइपो अस फॉर्म मिल जाएगा। इस चीज को आप यहाँ पर भी ऐड कर दें आपके पेजेस पर, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये बन गया हाइपोफॉस्फोरस स्ट्रक्चर। बनाओ तो देखो, फास्फोरस P डबल बॉन्ड O, एक O गया, एक O बचा, तो सिर्फ एक ही OH बन सकता है, बाकी यहाँ पर क्या होंगे? 2 H होंगे।
अब देखो ये एसिड इन दोनों हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक, क्योंकि ये फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये इररिप्लेसेबल है या नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो सिंस ये इस हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर सकता, सिर्फ यही हाइड्रोजन दे सकता है, ये दोनों हाइड्रोजन दे सकता है, और ये तीनों हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए ये ट्राइप्रोटिक है। इसकी बेसिसिटी 3 होगी, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत काम में आता है। और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, जब आप रेडॉक्स पढ़ोगे, तो वहां पर ये बहुत काम में आती है, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आपके पेरेंट एसिड के अंदर 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक H2O हटाने के बाद आपको इसका मेटा फॉर्म मिलेगा। तो देखो HPO3, यह HPO3, और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। याद आया कुछ? अगर किसी एसिड का मेटा फॉर्म बन सकता है, उसके नाम के आगे हम ऑर्थो लगा सकते हैं, इसीलिए कई बार फॉस्फोरिक एसिड का नाम आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी लिखा हुआ मिलेगा। सो ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बन गया। इसी तरह से इसको हम अब क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखें, ऑर्थो से और कुछ नहीं होता है, लिखने का बस तरीका है, और ऑर्थो प्रीफिक्स उनके आगे लगता है जिनकी मेटा फॉर्म बन सकती है। ये जो HPO3 है, इसकी जो मेटा फॉर्म होती है, ये एक्चुअली एक साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक ट्राइमर बनाना बड़ा आसान है, फास्फोरस पेंटावेलेंट होता है। तो देखो डबल, अगर मैं सिर्फ HPO3 बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। कैसे बनाना है? ये रहा, इसी के स्ट्रक्चर से बना लो भाई। ये आपका H3PO4 था, ध्यान से देखना। अगर मैं इस H3PO4 को बनाऊं, जैसे जैसे कहते थे ना, वैसे वैसे करते जाओ, स्ट्रक्चर अपने आप बनेगी। अब मान लो आपने यहां से ये OH और H इसको गायब कर दिया, तो H2O निकल गया। तो जैसे H2O निकला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एक ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखना कैसे एग्जिस्ट करवाएंगे। ये डबल बॉन्ड O है, ये H है, तो आप 3 फास्फोरस ले लो, उसका डबल बॉन्ड O और H को ऐसे कनेक्ट कर दो। दिख रहा है आपको? इससे ये बना। अब ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये अपने आप को ओपन कर देगा, मतलब ये यहां डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था। अब देखना ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा, ओपन होकर क्या करेगा, ये 2 बॉन्ड बना लेगा, मतलब कुछ ऐसे अरेंजमेंट होगा। अब यहां पर ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस और इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे और इससे, ये इससे और इससे। इस तरह से इसका ये साइक्लिक ट्राइमर बनेगा। देखो फास्फोरस की 5 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये HPO3 की साइक्लिक ट्राइमर स्ट्रक्चर बन गई है। याद बात नहीं रखनी, देखो समझ में आपको आना चाहिए, या फिर आगे जाके P ब्लॉक में पढ़ोगे तो वहां दोबारा रिपीट होगी। अभी याद रखने की जरूरत नहीं, देखते जाओ, क्वेश्चन भी आ जाए तो आप तो देख के कर लेना, यूज करते करते आपको अपने आप याद होगी, बिल्कुल लोड ना लें। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर इसी तरह मैं इस H3PO4 में एक ऑक्सीजन और जोड़ दूं, तो मेरे पास बन जाएगा H3PO5। अब आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन जोड़ने की जगह तो नहीं है कहीं पर भी, तो पर फॉस्फोरिक एसिड हम इसको बोल देंगे। और अब इसमें ऑक्सीजन जोड़ने की एक ही जगह है, कहां पर है? वो जगह है किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ परऑक्सी लिंकेज बैठा। समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखें, अगर आप इस फॉस्फोरिक एसिड को इंटू 2 करके इसमें से एक H2O हटा दो, तो जैसा हमने देखा था आपके पास बनती है पायरो फॉर्म। क्या बनती है? पायरो। अब जो एसिड बनेगा, तो देखो 2 करो, H6P2O8, उसमें से H2O गायब कर दो, तो ये बन जाएगा H4P2O7। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बन गया है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर दोनों तरीके से बनाते हैं, फॉर्मूले से बना सकते हो। ठीक है, हाँ, तो फॉर्मूले से बनाने में आप सिर्फ लिंकेज ढूंढ लो कि कौन सा लिंकेज है, बाकी स्ट्रक्चर भी बनानी आनी चाहिए। तो देखो चलो देखते हैं। H4P2O7, अगर आप H4P2O7 में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट निकालो तो वो आएगा +5।
फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो सकता है, +5 ही हो सकता है ना। तो अब आप देखो, इसका मतलब जो 2 फॉस्फोरस एटम है वो आपस में डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। क्यों? कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू मैक्स ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है, तो POP, सॉरी डायरेक्ट बोल दिया, POP आएगा, हॉल बिला कुवत। यहां पे क्या होगा, POP लिंकेज आएगा। ठीक है। अब उसके अलावा फॉस्फोरस पेंटावैलेंट है, तो मैंने एक चीज आपको सिखाई है कि भाई आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो लगाना है फॉस्फोरस के एसिड्स में। अब देख लो आप कितने OH बना सकते हो। देखो 3 O कम हो गए, 4 OH बना सकता हूं, तो 4 OH लगा दो। ये बन गया आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। सही है। या फिर अगर आप ये समझते हो, ये आपको याद रहता है, ये समझते हो, तो और भी आसान है। और भी आसान कैसे है, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से। मैं कलर कोड ही चेंज कर रहा हूं। ये आपको H3PO4 की स्ट्रक्चर तो आ गई ना। तो आप क्या करो, H3PO4 ले लो। तो देखो P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। क्या करना है, 2 H3PO4 के मॉलिक्यूल लेने हैं। लो भाई लो, ये लो, ये लो और ये लो। और अब येलो कलर लेकर यहां से H2O भी ले लो। तो देखो यहां से आपने -H2O कर दिया, और जैसे ही -H2 हो गया, POP है ना, ये ऑक्सीजन से दोनों P कनेक्ट होके ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी। कैसे भी कर लो सेम आएगा, कैसे भी कर लो क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। पूरा समझ में आ गया। इसी तरह जैसे मैंने आपको आगे बताया था, इसमें आप एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, तो ये बना लेगा H4P2O8, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअली ना पेरेंट एसिड से आप सब बना सकते हो। ये बना। अब बताओ इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जगह कहाँ है? हाँ, बीच में बिठा सकते हो। देखो फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी कंप्लीट है, तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने चलो तो ये आपको कैसा मिल जाएगा, P डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 OH। इस तरह से आप फॉस्फोरस के सारे एसिड्स की क्या बना सकते हो, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स, नेमिंग, सब कुछ कर सकते हो। समझ में आया? थोड़ा टाइम लगता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और आप जैसे मैंने आपके सामने बना के दिखाया, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको भी आएगा। तो इसे कॉपी करो और अब आप सल्फर के ऑक्सी एसिड्स बनाओ। चलिए, तो आपने सल्फर के ड्रॉ कर लिया, और देखते हैं सल्फर के कैसे कैसे एसिड्स आपके ड्रॉ होंगे। तो पहला जो आपके पास होता है, देखो वही एक फॉर्म आ गया, दैट इज H2SO4, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और जैसे मैंने बताया, इसमें आप एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अब देखो सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, तो सल्फर के एसिड जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर, तो देखो जितने आपको H दिख रहे हैं उतने OH बना दो डायरेक्ट, बाकी सबके लिए तो। पर फिर भी आप देखो यहां पर 2 OH जोड़ दो, और बाकी बचे सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट करो 6, तो ऑक्सीजन को, तो ये आपके बन गया H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद बाकी सबको आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो +O, ये +O है, तो इसमें +O ऐड करते ही आपके पास बनेगा अगला एसिड, से हम बोलते हैं H2SO5। इसे आप पर सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो। नेमिंग सिखाई दी मैंने आपको, तो इसे आप क्या बोलोगे, पर सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इसका एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। इसे हम बोलते हैं कैरोज एसिड। ये है कैरोज एसिड। स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ नहीं है, यहां पर आपको एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगाना है, तो और कहीं जगह है ही नहीं, सल्फर की वैलेंसी तो कंप्लीट है। हाँ, तो बस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, तो ये यहां पर परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, और इस तरह से आपके पास पर सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। या आप अपना रूल भी लगा सकते हो। देखो यहां आप कैलकुलेट करोगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आएगा, मैंने एग्जांपल भी लिया था। मैक्सिमम कितना है, 6। तो सिंगल एटम है, सिंगल सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन स्टेट जो है वो मैक्सिमम स्टेट से ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स उसमें परऑक्सी लिंकेज होगा ही होगा। फर्दर आप इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो जैसे एक ऑक्सीजन कम करोगे आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, इसका अस फॉर्म, यानी H2SO3, और ये बन गया आपके पास सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड,
ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रही है, S डबल बॉन्ड O, OH OH और यहाँ सल्फर के पास एक लोन पेयर रह जाएगा। ठीक है, इसका मेटा फॉर्म नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मेटा तो नहीं बनता, लेकिन एक दूसरी फॉर्म बनती है, ध्यान देना, ये आप ऑर्गेनिक में भी सीखते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो यहाँ ये जो एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को आप सल्फर से रिप्लेस कर दो। तो जैसे हम ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करते हैं, हम थायो प्रीफिक्स, सुना ना, हाँ, थायो प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो यहां आपके पास बनेगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, एक इसको S से रिप्लेस कर दो तो स्ट्रक्चर बनेगी S डबल बॉन्ड S OH OH और एक डबल बॉन्ड, और फॉर्मूला क्या बन गया देखो, H2S2O3। तो ये होता है आपके पास थायोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ गए मेरी बात को? तो ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दो, सॉरी एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो, तो आपको इसका थायो फॉर्म मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें इसी सल्फ्यूरिक एसिड पे आप क्या करो, इंटू 2 करो और -H2O कर दो, तो बताओ क्या बनेगा, हाँ आपके पास इसका पायरो फॉर्म बनेगा, इसे हम बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल देंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो, H4S2O8 में से H2 हो गया, तो ये बन जाएगा H2S2O7। क्या बनेगा, H2S2O7। अब स्ट्रक्चर बनानी है, जैसे आप सिखाया था, यही काम करो, सल्फ्यूरिक एसिड का के आप 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे ये सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है, यहां से पानी को उड़ा दो, जैसे पानी उड़ा तो देखो क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया सल्फर, डबल बॉन्ड O। और आप यहाँ पर वही अपना ऑक्सीजन स्टेट वाला रूल लगा सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेटर ऑक्सीजन स्टेट अगर मैक्सिमम स्टेट के बराबर आएगी तो SOS लिंकेज होगा और वो यहाँ पर फॉलो अप होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही देखें, पायरो फॉर्म में आप एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो। अच्छा एक और चीज बता दूं, इसको हम ओलियम भी बोलते हैं, ओलियम, ठीक है, H2S2O7। इसी में आप एक और ऑक्सीजन जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा H2S2O8, जिसे हम बोलेंगे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं कभी कभी। इसका एक कॉमन नेम होता है, वो जरूर ध्यान रखना, इसे हम मार्शल्स एसिड के नाम से जानते हैं। ये कौन सा एसिड होता है आपका, ये मार्शल्स एसिड होता है। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, इसी में एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, तो एक ऑक्सीजन जोड़ने की जगह यहाँ है, क्योंकि सल्फर की तो 6 वैलेंसी कंप्लीट है, तो इसके अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ परऑक्सी लिंकेज होगा लाइक दिस, और इस तरह से आपके पास सल्फर के ये ऑक्सी एसिड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, चलिए तो इससे आप ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम में आने वाला है, और सिर्फ आपको जो नोमेनक्लेचर सिखाया वो प्रैक्टिस से याद होगा। ठीक है, इसका मेटा बन नहीं सकता, उसमें 3 हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ इसका क्या बन सकता है, डाई फॉर्म बन सकता है। कॉपी करें फिर और आगे चलते हैं। चलिए हो गया, करें स्टार्ट। देखें H6Si2O7, तो अब आप अपना रूल लगाओ, Si2 मतलब 2 सेटल एटम है, तो स्टेट निकालो, 14 - 6 8/2 इज 4, +4 आ गया, +4 आ गया ना, तो मतलब जितने सिलिकॉन एटम, मतलब +4 आ गया, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो ऑक्सीजन स्टेट आई है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट के बराबर आई है। तो अब आप देख लो इसमें क्या होगा, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, बाकी जितने H उतने OH लगा दो, बन गई इसकी स्ट्रक्चर, खत्म, गेम खत्म, पहला गया, है ना, दिख रहा है आपको, H6Si2O7 डन। चलिए H4P2O5, ये तो गांव का बच्चा जान चुका है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेट तो उसमें एक P डबल बॉन्ड वो तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, अब निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो 10 - 4 6/2 3 कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट, मैक्सिमम से भी कम आ रही है, मैक्सिमम तो 5 होती है ना, तो मैक्सिमम से कम है तो बस 2 फास्फोरस को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। अब क्या बचे,
अब आपके पास बच्चे देखो 2 ऑक्सीजन का होने के बाद 3 O बचे। कितने बचे? 3 O। तो 3 O के आप 3 OH लगा सकते हो क्या? 3 OH लगा दो चलो, और एक H लगा दो, हो गया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है H4P2O5 की, है ना। 1 2 3 4 5। एक पॉसिबिलिटी और क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, देखो P डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। ये P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। लेकिन यहां पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन क्या हो गया है, पेंट हेक्सावेलेंट हो गया है, पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर, समझ गए। चलिए बहुत ही बढ़िया। H4P2O6, अगला देखें H4P2O6। पहले तो निकालो, 2 सेंट्रल एटम है ना, तो रूल लगाओ और ऑक्सीजन स्टेट निकालो। ऑक्सीजन स्टेट कितनी देखो, 12 - 4 इज 8, 8/2 इज +4। मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट क्या होती है 5, तो यहाँ क्या है 4। तो फिर से क्या होगा, डायरेक्टली P और P कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O। अब क्या है, 6 ऑक्सीजन थे, 4 काम में गए, बचे 4 OH। तो 4 OH एज इट इज चिपका दो। ये बन गया आपका H4P2O6, सही है। H4P2O7 यहां निकालो तो ये आएगी +5, 14 - 4 इज 10/2 इज 5। अब यहां पर क्या होगा आपका, हाँ अब आपका POP लिंकेज होगा, क्योंकि कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट के बराबर आ गई है। तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O हो गया। 3 ऑक्सीजन गए, बचे 4, तो 4 OH लगा दो। जितने OH के कॉम्बिनेशन बनते हैं चिपकाते जाओ, एसिड बनता जाएगा फॉस्फोरस एसिड्स के लिए, हो गया ना। इसका निकालो, इसका H2S2O4, ये तो भी पढ़ा था। H2SnO4 टाइप, ये तो थायोनस एसिड सीरीज है। वैसे खैर छोड़ो, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, निकालो आप तो। 8 - 2 + 6 + 3, सल्फर की मैक्सिमम स्टेट हो सकती है 6, है तो 3 आ रही है, मतलब सल्फर सल्फर डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अब आप देखो 2 OH लगा दो। फॉस्फोरस के अलावा जितने H हैं उतने O लगा दो, है ना, उतने OH लगा दो। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। तो 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इस तरह से दोनों सल्फर के पास एक एक लोन पेयर बच जाएगा। Cl2O6 12/2 इज +6। क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। ये तो 7 से कम है, डबल सेंट्रल एटम वाला है, तो Cl डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। बाकी इसकी 7 वैलेंसी को कंप्लीट कर दो, तो देखो 7 बॉन्ड बन गए, खत्म। Cl2O7 देखो ये आएगा +7 में, तो +7 में अब ClO-Cl लिंकेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनमें से किसी की भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इसकी आप कैलेंडर मैंने बनवाई भी है। P2O5 फॉस्फोरस +5 स्टेट में है, तो +5 में है, तो हाँ अब यहां पर POP लिंकेज होगा। तो कैसे होगा, देखो ये P एक ऑक्सीजन को बीच में जोड़ दो। अब कितने थे, 4 ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है, तो देखो ये रहा। वैसे एक्चुअली ना ये P4O10 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिख देते हैं इस तरह से हम लोग। तो P2O5 लिखकर इसको P4O10 लिखेंगे। तो P4O10 में भी कहानी वही है, 4 फॉस्फोरस होंगे और सभी में POP लिंकेज होंगे। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। उसके अलावा आप सारे फॉस्फोरस को आपस में कनेक्ट करो। वो आप इससे भी बना सकते हो। इससे कैसे बनाओगे, देखो मैं आपको इससे बनाना सिखाता हूँ। ये मैं हटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स तो कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ से यहाँ कैसे पूछोगे, तो आपको दिख रहा है P4O10 एक्चुअली P2O5 का डाइमर है ना, डाइमर है। तो आपको 2 P2O5 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ना मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूँ। ऐसे जब भी साइक्लिक फॉर्म बनेगा तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है आप इनको काम में लो। तो देखो इसके पास 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक एक तो हर फॉस्फोरस के पास है। अब ये काम में आएगी, तो आप क्या करो, फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रह गया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को फ्री कर दो लाइक दिस। ये डबल बॉन्डेड रह गया, इसको फ्री कर दो। ऐसे ही दूसरा वाला है फॉस्फोरस, उसमें एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक को फ्री कर दो, तो फ्री होके यहीं पे आ जाएगा एक्चुअली। देख पा रहे हो ना, ये ये एक P2O5 का मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे एक और P2O5 का मॉलिक्यूल ले लो, तो P डबल बॉन्डेड OO
वो कनेक्ट होगा P डबल बॉन्ड। इस तरह से इनको पहले तो आपस में कनेक्ट करो, फिर उसके बाद हर एक को एक और ऑक्सीजन से और कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे सॉरी इसको गलत कनेक्ट कर दिया मैंने, अब थोड़ा बहुत तो खैर स्ट्रक्चर का खेल है, वो आपको ध्यान रखना ही है, बट इस तरह से ये क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे और आपके पास P4O10 बन जाएगा। तो P4O10 बनाना है तो पहले तो आप अपना रूल निकाल लो, कैलकुलेटेड स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। देखो +5 आ रहा है, +5 आ रहा है। अब आपको P4O10 बनाना है तो आप कुछ नहीं करो, अब ट्रिक बना लेते हैं इसको। ये हमें पता है कि POP लिंकेज आने वाले हैं, तो बस आपको फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी कंप्लीट करनी है और उनको साथ में POP लिंकेज से जोड़ना है। तो इसे 4 फॉस्फोरस बनाओ, O O O O, ठीक है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। बट अभी भी 5 वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो बाकी सारे फॉस्फोरस को भी कनेक्ट कर दो ऐसे। अब इसी की जगह आपको P4O6 बनाना होता। क्या बनाना होता? P4O6, वो भी यहीं पे देख लो। तो P4O6 बनाने के लिए आप क्या करते, P4O6 बनाना अगर आपको है, अब इसमें वो रूल नहीं चलेगा, थोड़े बहुत मैंने आपसे कहा था कि कहीं कहीं जगह चेंज होगा, इसमें आप कुछ नहीं करो, P4O10 बनाना आ गया ना, उसमें से 2 ऑक्सीजन को हटा दो। तो बस 2 ऑक्सीजन हटाते ही आपके पास, सॉरी 2 नहीं, ये 1 2, एक सेकंड रुक जाओ, P डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप इनको कनेक्ट करना शुरू करें तो यहां से 2 ऑक्सीजन फ्री हो जाएंगे और बाकी POP लिंकेज आपके पास रहेंगे लाइक दिस। नहीं, गलती कर दी मैंने, एक सेकंड रुको। अगर मुझे यहां से P4O6 भी बनाना है तो P4O6 में आप निकालो 12 4 +3 आएगी ना, स्टेट +3। तो P4O6 में POP लिंकेज अपन सारे हटा दें अगर, तो नहीं होगा ना। डबल बॉन्ड आप हटाओ तो उसमें क्या होगा, और इस तरह से आपके फॉस्फोरस एटम्स क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। तो अब उस केस में क्या है, +3 है लेकिन PP लिंकेज नहीं, यहां पर क्या होगा, POP लिंकेज होगा। तो पूरी स्ट्रक्चर बनाओ, बस ये डबल बॉन्ड को फ्री करते जाओ क्योंकि वो +3 में है तो सिर्फ उसकी 3 वैलेंसीज क्या होंगी, कंप्लीट होंगी। समझ पा रहे हैं? तो वहां पर आपका रूल नहीं लगेगा, जो आप बोलते हैं ना PP लिंकेज आ जाएगा। तो कुछ जगह पर ये रूल काम नहीं करता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो P4O10 से अगर आपको P4O6 बनाना है तो कुछ नहीं, आपके सिर्फ डबल बॉन्ड वाले जो ऑक्सीजन उनको हटा दो और बाकी आपके पास ये POP लिंकेजेस होंगे। आई बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखें कुछ स्पेशल केसेस। तो कुछ स्पेशल केसेस मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। CRO5 है, CRO8 3- है ना। CRO5 आप अगर कैलकुलेट करो तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +10 दिखाई देगी। +10 तो हो ही नहीं सकती, देखो सिंगल सेंट्रल एटम आ रहा है, मतलब इसके पास क्या होंगे, परऑक्सी लिंकेज होंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर जब बनती है, ध्यान से देखें, Cr डबल बॉन्ड O और ऐसे आपके पास परऑक्सी लिंकेज आते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ये इसे हम लोग ब्लू बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। मतलब मैं इसको ब्लू बटरफ्लाई बोलता हूँ। और मैं इसको ब्लू बटरफ्लाई क्यों बोलता हूँ कि इसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू होता है। तो इसमें 2 परऑक्सी लिंकेज हैं। और अब आप देखोगे ना तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट +6 आता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से लेगा। ये ऑक्सीजन स्टेट निकालने का एक और तरीका होता है जो मैं आपको रेडॉक्स में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें, आपका जो अगला मॉलिक्यूल है वो है CrO8 3-, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखने पर क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर आ रहा है +5 नहीं, +15, लाहौल बिलाकुत 16 - 3, यस 15 नहीं, 16 - 3 13, क्या हो गया मुझे, तो 13 तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट होता है +8
और वो होता है ऑस्मियम के लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में, इससे ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं। तो एक्चुअली जो CrOH3- ये कुछ अलग टाइप का आयन है, इसमें क्या होता है सारे ही परऑक्सी लिंकेज होते हैं, एक क्लोज रिंग की फॉर्म में होता है और बाकी आपके ओपन होते हैं लाइक दिस। तो क्योंकि परऑक्सी लिंकेज है, हर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर प्रेजेंट होता है। तो आप देखोगे -1 है ना, तो -8 और -3 +5 यहाँ पर इसका एक्चुअल ऑक्सीजन स्टेट आएगा। तो ये आपका CrOH3- टाइप का मॉलिक्यूल होता है। ऐसे देखें I2O5 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट +5 आएगा। तो ये तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। कैसे बनाओगे? I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसमें IOI लिंकेज आना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर IOI लिंकेज आता है। तो छोटे छोटे कहीं कहीं जैसे Cl2O5 वहाँ पर भी ऐसे वेरिएशंस आपको मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखना। अदरवाइज क्या करते हैं, ये आपके जनरल रूल को तो फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है। वैसे मैक्सिमम स्टेट +7 जाती है, पर जनरल हायर स्टेट +5 है। तो हायर स्टेट +5 होती है ना, 7 तो हाईएस्ट होती है, तो वो रूल यहाँ लगता नहीं है। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। Cl2O5 हो गया, I2O5 हो गया, ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो इनको ब्रेक करते हैं, बट स्टिल इनका आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी जगह पर आप आसानी से जो आप सामने बनाया स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग। कुछ चीज़ें आप रूल्स फॉलो करके सीखते हैं और कुछ चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते आगे सीखोगे। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें, ये आपके काम में आते रहेंगे। यहाँ खत्म होता है अपना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट। हाँ, ये एक्चुअली आपने कोवेलेंट बॉन्ड ये सब सीखा है। अब हम चलेंगे आयनिक बॉन्ड की। अभी तो हमने सीखा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट में मूव करेंगे, जहाँ पर हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है।